बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस परिवर्तन मोर्चा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे 2.5 साल के लिए। बाबू सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का चौतरफा घेराव हो रहा है। चौतरफा जब कहा जा रहा है तो उसमें एक तरफ है समाजवादी पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल, दूसरी तरफ है बहुजन समाज पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है, तीसरी तरफ है कांग्रेस और चौथी तरफ कई दलों का एक गठबंधन है जिसे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कहा जा रहा है। इसमें ओवैसी भी हैं, इसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी भी हैं, इसमें वामन मेश्राम भी हैं और क्योंकि सभी लोगों ने मिल करके संयुक्त रूप से बाबू सिंह कुशवाहा जी को पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, बशर्ते कि इनके फ्रंट के जरिए कोई सरकार बने। तो हमसे बातचीत करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं जो बसपा सरकार में मंत्री रहे थे और तमाम विवादों में आने के बाद वो एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख जरूर किए थे, लेकिन तब से कई साल हो गए अपनी पार्टी बनाकर वो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि इनके पास नया विजन क्या है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनता के सामने अपनी किन बातों को लेकर के चुनाव में आ रही है। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो मोर्चे में हैं AIMIM के ओवैसी साहब, बावन मेश्राम साहब, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, वंचित समाज पार्टी के रामकरण कश्यप जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के रामधनी बिन जी और कमलेश चौहान जी, ये नाम है हमारे साथ। इस तरह के फ्रंट बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या आपको वर्तमान में मौजूद जो विकल्प हैं उनमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही? देखिए, जो वर्तमान के हालात हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, या दलित है या माइनॉरिटी है। सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, सारे लोग परेशान हैं। उसके पहले 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को भी लोगों ने देखा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इससे भी बुरा हाल हो जाता है। जब वो सत्ता में आते हैं तो जो कानून व्यवस्था की हालत भारतीय जनता पार्टी के शासन में है, उससे भी बदतर हालत समाजवादी पार्टी के शासन में हो जाती है। अगर भागीदारी की बात करें तो वो भी नहीं मिल पाता है। बसपा का भी कार्यकाल देखा है, बहुत पहले कांग्रेस का कार्यकाल देखा है। तो वर्तमान में जो विकल्प हैं, तो विकल्पों के को देख करके ये नहीं लगता है कि लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, मानवर कांशीराम साहब के सिखाए हुए लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके इस देश की महिलाओं को, बेटियों को, किसान को, गरीब को, कमज़ोर को, मजलूम को, दलित को, पिछड़े को, अक़लियत को जो हक अधिकार दिया है वो मिले, लेकिन वर्तमान हालत में ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोगों ने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोग 4 महीने से पूरे प्रदेश में कर रहे थे कि उसी के तहत कि अगर हमें इस प्रदेश में अपना हक अधिकार लेना है तो जो पिछाड़े गए लोग हैं, जो पीछे गए लोग हैं, जो जाति में बांटे हुए लोग हैं, अगर हम सब इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर के अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करके सत्ता में पहुंच जाएं तो वहां से हम अपना हक हिस्सा ले सकते। इकट्ठा हो, अगर मान लीजिए वर्तमान में जो जो व्यवस्था में जो कमियां हैं उसके खिलाफ लोग इकट्ठा हों, तो इकट्ठा क्यों आपके बैनर के तले क्यों होंगे इकट्ठा? अगर उन्हें स्थापित पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पार्टी कांग्रेस जैसे विकल्प मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या नया रहेगा और क्यों, किस पर भरोसा करके आपके साथ लोग आए? उनको तो हम देख चुके हैं। कांग्रेस को भी हमने देखा है, बीजेपी को भी देखा है, सपा को भी देखा है, बसपा को देखा है, इसलिए लोग हमारे साथ हैं। जब बसपा को देखा जा रहा था तो उस दौर में आप बहुत दिखते थे बसपा में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, तो उस कार्यकाल को कैसे आंकते हैं? आपके पास कई मंत्रालय थे,
आपको जब बसपा- नंबर 2 की पदवी दी जाती थी उस सरकार नहीं, में। मेरे पे बहुत मंत्रालय नहीं थे। बसपा में जब मैं था उस समय बसपा की बात कुछ और रही होगी। आप ध्यान करिए, जब मैं बसपा में था तो बसपा की बात कुछ और रही होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब आज क्या स्थिति है बसपा की, लेकिन जब मैं था तो मैं ये जानता हूँ कि उस समय बसपा की स्थिति कुछ और थी। आज अगर बसपा में वो विचार होते फुले शाहू अम्बेडकर के, बाबा साहब के, काशीराम जी के, तो शायद बसपा इतनी पीछे नहीं जाती। आपने फ्रंट का नाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा रखा है, इसमें किन की भागीदारी है ये जरूर बताइए, और क्या परिवर्तन ला सकेंगे? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा लिखा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हर जगह उसको हिस्सा मिल जाए। अगर हमारे देश में महिलाओं की आबादी 50% है तो चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर हो, धन संपदा हो या विकास के कार्य हो, सब में 50% महिलाओं की भागीदारी हो। जितनी दलित की आबादी है उसको उसके हिसाब से मिल जाए, जितनी पिछड़े की है पिछड़े को मिल जाए, जितनी माइनॉरिटी की है मुसलमान भाइयों की उसको उतनी मिल जाए, जितनी अपर कास्ट की है उसको उतनी मिल जाए। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिल जाए। एक मीडिया में बहुत दिनों से बहुत खबरें आ रही थी कि आप हो सकता है कि विपक्ष के गठबंधन में हो जाएं। एक बात पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद के अंदर उस नारे को दोहराते हैं और वो कहते भी हैं कि गिनती कर ली जाए, जिसकी जितनी आबादी है सबको दे दिया जाए। जब वो ये क्लेम करेंगे, कहेंगे हमारा कॉमन एजेंडा था, हमारे साथ आकर क्यों नहीं लड़े चुनाव, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप अगर ध्यान से देखिए कि नारे को लगाया किसने। मैं आपके पास तक नहीं आ पाया, मेरी बात नहीं आपके पास अखबार टीवी के पास आ गई, नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये मैंने बोला है। या तो काशीराम साहब बोले हैं या उसके बाद जन अधिकार पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोले। बहुत सारी चीज़ें वो वही बोल रहे हैं जो हम बोले। बड़ी पार्टी हैं तो उनकी बात पहुंच जाती है, जल्दी छप जाती है। जो हम कहते हैं घुमा फिरा के वो वही कह रहे हैं, पहले नहीं कह रहे थे। और फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं? उनको तो करने का मौका मिला था 5 साल पहले। वो पुलिस की, सिपाही की, दरोगा की, लेखपाल की, पंचायत सेक्रेटरी की तो भर्ती हो रही थी, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, एसडीएम की तो भर्ती हो रही थी। तो नारा नहीं चरितार्थ किए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट तो लेते हैं पिछड़ों का, मुसलमान का, कि वोट दो अगर बीजेपी को हटाना है, और जब सत्ता में जाते हैं तो कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। सीधा सवाल है और उम्मीद है कि आपका जवाब भी बहुत सीधा ही होगा। किसकी भागीदारी ज्यादा हो गई थी अगर सपा की सरकार थी? देखिए, इलेक्शन कमीशन का है कि आप किसी को उस तरह नहीं बोल सकते, नहीं तो मैं सीधे बोलता। ठीक है, अच्छा, जाति वर्ग पर कोई व्यक्तिगत बात नहीं करनी है। आप जिस परिवर्तन नहीं समझता है कि भाई जब वो सरकार में पहुंच जाते हैं, पहले पिछड़ा और मुसलमान भाई, और जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो नहीं भाई हमारा रिश्तेदार, तो हम बाकी पिछड़े कहाँ जाते हैं। तो जैसे सत्ता पक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा भी तमाम जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगता है, वैसे इस मोर्चे की तरफ से भी लगाया जा रहा है। शायद परिवर्तन क्या आएगा, क्योंकि आप जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसमें हम सबसे मेन पॉइंट की बात कर लें। सबसे चुनाव के टाइम तो सब वो यही पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो आपके यहाँ जैसे मोर्चे की तरफ से ओवैसी जी ने एक घोषणा की थी कि हम 5 साल में 2 मुख्यमंत्री देंगे हम लोग। तो क्या अभी क्रम तय हो गया है कि पहला, अगर किसी भी तरह से सरकार बनाने की स्थिति होती है तो पहली बार किसका प्रस्ताव है कि पहले 2.5 साल का कौन होगा? 22 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शायद तो हो सकता है आप रहे हो ना रहे, आज भी हम लोग वर्चुअल एक मीटिंग किए हैं हस्तिनापुर और साहिबाबाद की। तो ओवैसी साहब ने और बावन मेश्राम साहब ने कहा है कि अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को लोग आशीर्वाद देते हैं, इस लायक बनाते हैं कि हम सत्ता में पहुँचे, तो हमारे 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी से होगा, एक शेड्यूल कास्ट से होगा, हमारे 3 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक उसमें से एक माइनॉरिटी का होगा। तो पहले ओबीसी मुख्यमंत्री में उन्होंने कहा बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। ये मैं अपनी तरफ से कहना भी नहीं चाहता, जो उन्होंने कहा वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा पहले 2.5 साल के लिए प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के लिए। एक जब संख्या देखी जाती है, जब चेहरे देखे जाते हैं, तो लगता है कि एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी दलों का एक समूह बना है, एक बड़ा गठबंधन बना है।
लेकिन एक बहुत फैक्चुअल बात है, 2017 का चुनाव जो भी 5 साल पहले गुजरा, पिछले चुनाव से ही ज्यादातर आकलन होते हैं। ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश में 100 में से 1 मुसलमान वोट करता है। उसका मैं आंकड़ा आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, 0.2% वोट उन्हें मिले थे ओवरऑल। तो 99% मुसलमान ओवैसी जी को वोट क्यों नहीं करता है? और अगर उनको आप साथ ले रहे हैं तो फिर ये उम्मीद से लिए होंगे ना कि मुसलमानों का एक बड़ा तो इस बार 5 साल में क्या बदला होगा कि वो वोट आए? देखिए, ओवैसी साहब को मुसलमान भाइयों ने, पहले तो उनको शुरुआत थी 5 साल पहले यूपी में आने की, और दूसरी बात ये कि अकेले लड़ रहे थे वो। मुसलमान भाइयों को लग रहा था कि इनके साथ में कोई और वेश नहीं है, तो शायद अगर हम वोट कहीं और दें तो नुकसान हो जाए। मैं अब समझता हूँ कि जब उनका वोट खुद का है, बड़ा वोट है, वो हैं, उनके साथ हम हैं, हमारी जन अधिकार पार्टी है, और 52 में इस्लाम साहब का जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, और दोनों का हमारा भी इतना बड़ा बेस है कि अगर हम दलित को, पिछड़े को माइनॉरिटी के साथ जोड़ देते हैं तो इससे मजबूत गठबंधन कोई है नहीं। और एक एरिया में काम नहीं है तीनों का काम हमारा पूरे प्रदेश में है। या जैसे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो उनके किसी ने 4 जिले में काम किया, किसी ने 2 जिले में काम किया, किसी ने 3 जिले में काम। लोक दल सबसे बड़ा गठबंधन है, उनके साथ में 7-8 जिले में काम। लेकिन AIMIM, जन अधिकार पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी, 52 में इस्लाम साहब, ऐसी पार्टी हैं कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के हर जिले में काम है और हर जगह लोग हैं। बहुत मजबूती से लड़ेंगे, आपको देखेगा रिजल्ट, चौंकाने वाले आएंगे आपको। अभी अगर रिजल्ट तो 10 मार्च को सबको पता चलेंगे कि कैसे आ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि वोटकटवा फ्रंट है, तो आपके पास जवाब क्या है? इस चुनाव में रणनीति क्या है? आप कैसे सीटों को टारगेट करके उसे जीतने वाली संख्या में बदल पाएंगे? जैसे चुनाव लड़ा जाता है, जैसे सब चुनाव लड़ते हैं, वैसे हम चुनाव लड़ेंगे। वादों पे, दावों पे, नफरत पे या पोलराइजेशन पे? ना हम नफरत की राजनीति करते हैं, हम तो भागीदारी की राजनीति करते हैं। हमारा मेन मुद्दा है, ना हम हिंदू मुसलमान पर है, ना हम किसी नफरत की राजनीति पर है, ना हम गाय माता पर हैं, और ना हम किसी को डरवा रहे हैं कि भाई हम समाजवादी हैं आप आ जाओ, या हम बहुजनवादी हैं हम तो संविधानवादी हैं। और हम भागीदारी पर भरोसा रखते हैं कि अगर आपको भागीदारी चाहिए, आप अगर अपने चाहते हैं कि आपको अपने बच्चों का भविष्य ठीक हो, आपके बच्चों को रोजगार मिले, किसान को उसकी फसल की सही कीमत मिले, खाद बीज उसे सस्ता हो, सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो। हमारे देश में दोहरी शिक्षा पद्धति है। हम चाहते हैं चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, चाहे प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़े, एक पाठ्यक्रम हो, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो। बड़े आदमी का बच्चा पढ़ ले AC में बैठ के, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ले बेचारा टाटपट्टी में बैठ के गर्मी में, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो। एक समान शिक्षा पद्धति, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा, जाति जनगणना, भागीदारी, सुविधाएं और तमाम समानता के मुद्दा भागीदारी के नाम पर। मेन मुद्दा भागीदारी है। इस सरकार से आपको क्या नाराजगी, क्या कमी लगती है योगी और मोदी सरकार? देखिए, वंचित वर्गों की तो बात छोड़ दीजिए, आप पत्रकारिता जगत में हैं, अगर आप माइक रख के अगर आपसे बात की जाए तो आप भी प्रभावित होंगे। महंगाई क्या है, बच्चों को रोजगार कितना मिला, लाइन कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, नोटबंदी हुई थी तो काला धन कितना आया, इस बहुत सारी चीजें। 350 का गैस सिलेंडर था, 1000 का है। 100 रुपया का डीजल पेट्रोल है। 1 लीटर डीजल में 56 रुपया टैक्स लगता है। अरहर की दाल का क्या रेट है, सरसों का क्या रेट है। कोरोना काल में इंतजाम कितने हुए। ये तो बीजेपी की बात करिए। फिर आप ये भी तो पूछिए समाजवादी में क्या है। समाजवादी का 5 साल पहले का कार्यकाल है। जमीनों में लोगों के कब्जे हुए, बेवजह लोगों के साथ मारपीट हुई, हिस्सा भागीदारी मिली नहीं, बेवजह के उत्पीड़न हुए। अभी अगर आप सभी को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को ये सपना अगर दिखा दें कि सबको हम साथ लेकर चलेंगे, और इसी बीच योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और हो सकता है नरेंद्र मोदी भी आकर बताएं कि काशी कॉरिडोर हमने बहुत भव्य बना दिया है, अयोध्या में सबको चल के दर्शन करना है,
और बची कुची गुंजाइश अगर रहे कि ये तो मान लीजिए आस्था का मामला है, धर्म का मामला है, वोट का पोलराइजेशन इससे ना हो, तब कहेंगे कि मथुरा अभी बाकी है। अगर कहें वो बार बार धर्म की पिच पर लेकर आएंगे तो क्या काट है क्या आप या विपक्षी दलों के पास? नहीं, हम तो एक ही बात कहते हैं कि आस्था का विषय है, आस्था सबकी है। अब मरने के बाद सबकी चाहत है स्वर्ग जाने की, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं सभी से कि जिंदा रहने के लिए हमें रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को रोजगार की ज़रूरत है, अच्छी एजुकेशन मिले हमारे बच्चों को, इसकी ज़रूरत है। हम इस पर बात करेंगे। आप जहां हमें ले जाना चाहेंगे हम वहां नहीं जाएंगे। अगर अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 में आजमाया गया था, दंगा करवाया गया था और उससे जो ध्रुवीकरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी रोटी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सेकी है, केंद्र में भी सेकी है और उस पोलराइजेशन का उत्तर भारत में बहुत बड़ा असर हुआ एक दंगे की वजह से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कहीं मेरठ में, कहीं कैराना में, कहीं खुद इस देश के गृह मंत्री आकर कह रहे हैं कि पहले कैराना में लोग भगाए जाते थे, अब भगाने वाले लोगों को भागना पड़ रहा है। इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर ध्रुवीकरण होने लगा तो क्या होगी तस्वीर? ध्रुवीकरण करना लोगों का काम। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ध्रुवीकरण होता है तो उनको लगता है कि हिंदू का वोट उसे मिल जाएगा, समाजवादी को लगता है कि मुसलमान का वोट हमको मिल जाएगा। दोनों इसके लिए ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आम लोगों से कहते हैं, आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि आपका इस ध्रुवीकरण में, इस मुद्दे में आपका भला होने वाला नहीं। लोगों का भला तो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, हमारी बेटियां सुरक्षित हों, जो नहीं हैं। हम तो इस पर बात करेंगे। सबकी अगर देखा जाए तो वर्ग के हिसाब से लगभग सभी वर्ग के लोग हैं गठबंधन में। अभी इसमें टिकटों का बंटवारे का, क्योंकि लगभग नामांकन की आखिरी तारीखें आ रही हैं और सब जगह सभी लोग अपने उम्मीदवार तय कर रहे हैं, आधे आधे उम्मीदवार लगभग भाजपा और सपा ने तय कर दिए हैं। तो आपके यहाँ क्या सीटों का समझौता हो गया है या अभी उस पर भी विवाद होगा? हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा पूरा हो गया है, 16-17 सीटें रह गई हैं जिसमें डिस्कशन जारी है। बाकी हम लोग अनाउंस करने के पहले ही सब कुछ कर लिया। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी लड़ेगी, अभी हम गिने नहीं है, लेकिन हो सकता है 150-200 में लड़े। अभी हम लोग संभव सबसे ज्यादा सीटें फिर आपकी ही पार्टी 150 तक लड़ सकते हैं। हम नहीं, आपस में सलाह मशविरा से हम लड़ेंगे, सबका सम्मान है, एक दूसरे की सहमति से ही हम लड़ रहे हैं। आपने कभी गठबंधन की कोशिश नहीं की? जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, वोट की संख्या के आधार पर 20-25% जिनका वोट है, सपा बसपा। देखिए, हमारा नारा भागीदारी का है। जो भागीदारी की बात करें हम उसके साथ जुड़ जाएं, लेकिन कोई भागीदारी की बात कहाँ करता है। कहते हैं मंत्री बना देंगे, एमएलए के टिकट दे देंगे। हमको मंत्री बन जाना है, एमएलए का टिकट ले लेना भागीदारी नहीं। भागीदारी तो वो है कि आपके बच्चे सिपाही बनेंगे तो हमारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इनके भी बनेंगे, इनके भी बनेंगे, इनके भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दरोगा बनेंगे तो आपके भर बनेंगे कि हमारे भी बनेंगे। ठेकेदारी पीडब्ल्यूडी की, सिंचाई विभाग की निकलेगी या बालू रेता की निकलेगी, शराब की निकलेगी, तो आपके बच्चे अकेले करेंगे कि सबके बच्चे करेंगे? ये भागीदारी की बात है। हम मिनिस्टर बन के क्या करेंगे? कुछ ना कर पाएंगे। मिनिस्टर तो अभी भी हैं, कितना रो रहे हैं बेचारे। मिनिस्टर बने गए, 5 साल कुछ हुआ नहीं, बेचारे भाग गए। ऐसा मिनिस्टर बन के क्या करेंगे हम? इन बातों को सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था आपका वीडियो। आप एक सभा में भी इन बातों को बोल रहे थे कि किनके बच्चों को भागीदारी मिलेगी, किनको नौकरियां मिलेगी। खैर, क्योंकि अब चुनाव आयोग की संहिता के हिसाब से, जातियों के नाम के हिसाब से बात करना बहुत ठीक नहीं रहेगा। योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं और कितना आंकते हैं? विरोधी दल के नेता हैं तो निश्चय ही आलोचना करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में सफल तो देखते होंगे योगी सरकार। देखिए, जो सबसे सरकार का जो सबसे पहला होता है कानून व्यवस्था का, और अगर मैं कानून व्यवस्था में अगर जाऊं बच्चियों के मामले में, तो दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं, हर सरकार भी हुई है, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस, थोड़ी बहुत घटनाएं हुई। इस सरकार में जितना बहन बेटियों के साथ दुर्घटनाएं हुई, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी और सरकार में हुई होगी। और सब एक तरह की घटना, बेटी को उठाया गया, रेप किया गया, मार के फेंक दिया गया। पुलिस प्रशासन के रवैये से आप संतुष्ट? कोई कार्रवाई नहीं हुई।
फतेहपुर में 2 बेटियों को पकड़ा, रेप किया, मार के फेंक दिया। सीतापुर में 1 साल पहले एक बेटी को उठाया, मौर्य समाज की बेटी थी, को उठाया, रेप किया। रेप करने वाले ने 2 दिन बाद थाने के सामने छोड़ दिया, तुम्हारी हिम्मत हो तो FIR करा। 3 महीना पहले एक मौर्य की बेटी, 9 साल की बेटी को रेप किया, शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं रहा, वो मार के फेंक दिया। डाली कुशवाहा कानपुर में रेप किया, 8वीं मंजिल से फेंक दिया। हाथरस का कांड आपको मालूम है, 3 महीने पहले हाथरस में फिर एक 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। 1 महीना पहले मिर्जापुर में एक 9 साल की बेटी के से रेप हुआ, शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं रहा, पतली रस्सी से गला घोट दिया। जिसके घर में उसके कंगन और कपड़े बरामद हुए, उस लोगों को भी नहीं पकड़ा पुलिस ने। और कलेक्टर वही है जो हाथरस में पहले वाले केस में था, और उसी तरह बिना परिवार की मर्जी के जबरदस्ती मिर्जापुर में जला दिया। आप जिस तरह बता रहे हैं, बहुत जघन्य अपराध की एक तस्वीर बन रही है, लेकिन जब आप टीवी चैनल खोलिए शाम में, देखिए टीवी चैनलों पर एंकर क्या बताते हैं, उनके भाषा में अगर आप सुने, उनके शब्दों में, तो यूपी में तो राम राज चल रहा है। नहीं तो एंकरों में आप भी तो हैं एक एंकर, आपसे तो उम्मीद करेंगे कि आप सही बोलेंगे। हम लोग तो बिल्कुल, हम लोग किसी भी सरकार की आलोचना करने में यकीन करते हैं, लेकिन इसलिए भी हम जानना चाहते हैं कि जिन एंकरों के, जिन रिपोर्टरों की भाषा में ये राम राज दिखाई देता है, उन्हें इस देश के विपक्ष के नेता और जनता कैसे ये अपराध आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सामने है। इससे कम अपराध समाजवादी पार्टी में नहीं था। मैं ये मानता हूं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है तो समाजवादी है। अगर इनसे दोनों से निजात पाना है तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को लाना होगा, जिसमें ओवैसी हैं, पावन मेश्राम हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, रामधनी बिंद है, रामकरण कश्यप हैं। तो आपकी बात को जनता तब मानेगी जब जनता तक बात सही पहुंचेगी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि मीडिया पर भरोसा करते हैं क्या आप लोग, खासकर टीवी मीडिया जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्या उसके पैरेलल आप लोगों के पास प्रचार तंत्र की कोई मशीनरी है, क्योंकि वो तुरंत बता देगा कि हिंदुओं के खिलाफ बन रहे हैं महागठबंधन? देखिए, हमारे सामने तो बहुत बड़ा प्रचार तंत्र का माध्यम नहीं है और माउथ टू माउथ कन्वेंशन है। हमारे पास वो संसाधन नहीं है। जितना संसाधन उनके पास है कि हम 1 लाख टीवी लगा दें या और कर लें, जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पैसे खर्च कर ले रही, वो स्थिति तो हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएं। अब एकदम आखिरी में, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपको टिप्पणी करनी पड़े सभाओं में, हो सकता है अभी वर्चुअल रैली के बाद जनसभाएं भी शुरू हो जाएं, तो क्या आप उतना ही तल्ख तेवर अपनाए रखेंगे जो सपा के लिए और जो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे तरफ देखते हैं, आप सफल देखते हैं या उन्हें भी फेल? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वो बताई, मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं। आप उसी सरकार का अगर आकलन होगा, समाजवादी पार्टी पर भी आप बात कहे होंगे, तो मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी पर की मैंने टिप्पणी, उनकी सरकार पे की, बीजेपी पे करी और भारतीय जनता पार्टी पे की। आज की स्थिति में तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सही है तो हम उसके खिलाफ होते क्यों? तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो उनकी नीतियों से हम सहमत कहाँ हैं? आप जिस तरह से जनसभाएं कर रहे थे अभी लॉकडाउन लगने, इस तरह की घोषणा होने के बाद, जब से रैलियां बंद हुई, उसके ठीक पहले आप बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे थे। अगर उस वक्त बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आपको बुला लेती, वापस कहती कि आइए और अपनी पार्टी में काम कीजिए, तो मायावती जी के बुलाने पर आप वापस जाते कि नहीं? देखिए, मेरी अपनी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, अब मैंने इसमें मेहनत की है, मैंने बहुत हद तक मैं अपने साथियों के सहयोग से इसको खड़ा कर पाया। और मेरा इरादा कहीं और की बात का नहीं, मैं अपना जन अधिकार पार्टी बना रहा हूँ और बस पहले तो कोई ऐसी बात आती नहीं। तो अब आखिरी कमेंट, 2022 के 10 मार्च को हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा या तो सरकार बनाएगा या बिना भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के किसी की सरकार नहीं बनेगी। दरअसल मैं दूसरी लाइन निकलवाना चाह रहा था, जब इस स्थिति को आप मानने को तैयार हैं कि हो सकता है कुछ सीटों के साथ आप रहें, लेकिन ऐसी स्थिति आए कि दूसरों की सरकार ना बन पा रही हो,
आप किसकी ओर रुझान रखेंगे? सपा आगे लीड कर रही होगी, बसपा, भाजपा, कांग्रेस की बात करना थोड़ा बेईमानी जरूर है, लेकिन उसे भी रख लेते हैं। जो नजर रखेगा वो हमारे ऊपर रखेगा, हम नहीं रखेंगे किसी पर। मतलब जो आपके पास आएगा उससे। हम तो मानते हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की ही सरकार बने। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस पूरे मोर्चे ने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें प्रोजेक्ट किया है, तो एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग जानें कि उनका विजन क्या है, हम लोग ये जानें कि दूसरे दलों से अलग क्या राय है, ये भी जानें कि दूसरे दलों से अलग आपके लिए क्या उनके पास प्रस्ताव है, आपके लिए क्या उनके पास नया विजन है। तो हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो भी भागीदारी सारे घटक हैं, सभी लोगों के, सभी नेताओं की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।